हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका अकाउंटेंसी क्लास 11th। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको आज पढ़ना है बेसिक टर्म्स। क्या बच्चों पढ़ना है आपको? बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो चीज़ है आपको पता होना चाहिए वो है आपका कैपिटल। क्या है बच्चों? आपका कैपिटल। बच्चों आप सभी कॉपी निकाल कर इसको मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं। कैपिटल में सबसे बड़ी चीज़ ये है आपको कि एक मिनट रुकिए, मैं आपका कैमरा बहुत अच्छे से सेट कर दूं। फाइन। हाँ, जब कैपिटल की बात की जाएगी बच्चों तो इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। कैपिटल क्या होता है बच्चों? कैपिटल एक अमाउंट होता है। कैपिटल आपका एक अमाउंट होता है। इट रिफर्स टू द अमाउंट। क्या होता है बच्चों? एक अमाउंट होता है जो कि प्रोप्राइटर जब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल। फाइन। इट रिफर्स टू द अमाउंट, इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। फाइन बच्चों, मतलब कि अब वो भी ये सभी चीज़ें कहाँ होना चाहिए? इन दी बिजनेस। फाइन। इन अ बिजनेस, इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। आप ऐसे इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं बच्चों। आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि कैपिटल का मतलब इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। फाइन बच्चों, आइए आपको सबसे बड़ी चीज़ बताते हैं कि कैपिटल आप क्या क्या समझ सकते हैं बच्चों। स्टार्टिंग में जब कभी भी आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं, फाइन, सपोज करते हैं यहाँ पे आपने बिजनेस ओपन किया। बिजनेस ओपन करते समय अगर आप स्टार्टिंग में कैश लगा रहे हैं, फाइन, स्टार्टिंग में आप कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश के साथ साथ आप सपोज करते हैं मशीनरी भी लगा रहे हैं, फाइन, मशीनरी के साथ साथ हम लोग ये मानते हैं कि आप कुछ उसमें स्टॉक भर रहे हैं। स्टॉक के साथ साथ हम ये मानते हैं कि आप और कोई मिसलेनियस चीज़ें हैं, पर उसको छोड़िए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कैश, मशीनरी और स्टॉक। आप स्टार्टिंग में बहुत सारा कैश लगा रहे हैं, आप स्टार्टिंग में बहुत सारा मशीन लगा रहे हैं, आप स्टार्टिंग में बहुत सारा कैश लगा रहे हैं, सॉरी स्टॉक लगा रहे हैं। ये सभी चीज़ें जब आप स्टार्टिंग में बिजनेस में लगा रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसी को बच्चों कहते हैं कैपिटल। आप सभी का एक क्वेश्चन होगा, सर जब कैश इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कैपिटल कहते हैं, पर जब ये मशीन लगाते हैं, मशीन हम बिजनेस में लेकर आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप कैश लगा रहे हो तो क्या माना जाएगा कि हाँ, आपकी कैपिटल जितना भी कैश होगा वो। अगर आप मशीन लगा रहे हो तो मशीन भी तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, मशीन का भी तो पैसा आपका लगा होगा। और स्टॉक, जो आप स्टॉक भी तो पैसे का खरीद के ला कर स्टॉक रख रहे हो आप। मतलब ये सभी चीज़ें जब आप स्टार्टिंग में अपने बिजनेस एंटरप्राइजेज में जब आप डालोगे तो ये सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। फाइन बच्चों, तो इसी के साथ साथ बच्चों जब कैपिटल आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आइए बच्चों बेसिक टर्म्स की बात करें कैपिटल के बाद, तो आपका नेक्स्ट वो क्या है? नेक्स्ट आप बेसिक कैपिटल के बाद हम लोग सबसे नेक्स्ट बात करेंगे एसेट्स का बच्चों। फाइन। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए, आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए, सबसे पहले अगर वो हम लोग कर ले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फाइन। तो आइए सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सब आपको मैं बता दूं कि ऐसे तो अगर बुक की लैंग्वेज में देखा जाए तो बुक में आपको ये बताता है कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस का अमाउंट जो ड्यू रहता है किसी और से, फाइन, उसी को एसेट्स कहते हैं, ये सब चीज़ें। पर आइए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। एसेट्स को आप सबसे इजी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग।
एसेट्स का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी easily converted which can be easily converted into cash, जिसको हम कैश में बदल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एसेट्स। जिसको हम कैश में बदल सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं हम लोग बच्चों, एसेट्स। फाइन, ओके। अब बच्चों आपको एक चीज़ और बता दें, अगर एसेट्स को एक और लैंग्वेज में लिखना है तो आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, वो ये क्या है कि एनीथिंग, क्या है बच्चों, एनीथिंग, एनीथिंग विच इज़ इन पोसेशन, मतलब कि आप ऐसा कोई चीज़ जो वो आपका है, जो वो आपका है, जिसका पोसेशन आपके पास है, आपके पास है। फाइन बच्चों, जैसे उसका कोई पोसेशन आपके पास है या कोई भी चीज़ जो आपकी प्रॉपर्टी है, क्या है बच्चों, आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। फाइन, तो वही है कि एनीथिंग विच इज़ इन द पोसेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। फाइन, इसी में एक चीज़ और हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, क्या है वो, इंक्लूडिंग ये है कि मान लीजिए कि कोई अमाउंट है, ठीक है, डी अमाउंट, मान लीजिए कोई अमाउंट है और वो अमाउंट आपका ड्यू है, किसी से बाकी है, तो जब वो पैसा आपको देगा तो क्या हो जाएगा, आपको पैसा जब मिलेगा तो वो आपका क्या है, एसेट्स है। तो मान लीजिए किसी से अमाउंट आपका ड्यू है और आप क्या करेंगे, आप उससे जब बाद में पैसा लेंगे तो वो पैसा क्या हो जाएगा, आपका एसेट्स हो जाएगा। फाइन, अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ये जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए एसेट्स को अगेन रिवीजन कर लेते हैं। एनीथिंग विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। बच्चों आप सभी कहेंगे सर, जो एक कंपनी के अंदर मशीन होता है क्या वो एसेट्स होगा? हाँ बच्चों, मशीन को हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो आप कह रहे सर जो स्टॉक होता है उसको भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी एसेट्स होगा? हाँ बच्चों, उसको भी हम लोग ईजिली कन्वर्टेड कैश कर सकते हैं। तो आप कह रहे सर यानी सभी ऐसे चीज़ें जिसको मैं बेचकर पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको हम एसेट्स कहते हैं? तो मैं आपसे कहूँगा यस बच्चों, उसको एसेट्स कहते हैं। फाइन बच्चों, होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो फिर आप कह रहे हैं सर इसको भी समझा दीजिए, एनीथिंग विच इज़ इन दी पोजीशन और इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। बच्चों बिजनेस का कोई भी प्रॉपर्टी है, फाइन, कोई भी ऐसा चीज़, एनीथिंग विच इज़ इन द पोसेशन, बिजनेस का, बिजनेस से वो पोसेस करता है, मतलब बिजनेस का है, बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है, वो सभी चीज़ें अगर आप बेचेंगे तो आपको क्या कैश मिलेगा, वो सभी चीज़ें क्या है, आपका एसेट्स है। क्यों? क्योंकि वो सभी चीज़ों का अगर हम बेच देते हैं तो पैसा मिलता है। फाइन, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू इट टू इट फ्रॉम अदर्स। अगर कोई अमाउंट है, पैसा है, दूसरे से बाकी है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अमाउंट दूसरे से आपको बाकी है, आपको पैसा लेना है, तो जो सामने देने वाला है ना, उसको हम लोग कहते हैं डेटर्स। उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं बच्चों, डेटर्स। फाइन, तो देखिए क्या लिखा है, इज कॉल्ड एन एसेट्स, इसी को हम लोग कहते हैं एसेट्स। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक बंदा है और ये आपकी बिजनेस है, आपकी बिजनेस है, आपको, ये आप है, फाइन, आपको चाहिए पैसा किनसे, इनसे, और ये आपको जब पैसा देंगे, आपके पास जब पैसा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैश आएगा, और वही कैश आपके लिए क्या रहेगा, एसेट्स। और ये जो अभी पैसा अभी तक दिए नहीं है तो इनको बोलेंगे डेटर्स। फाइन, यही डेटर्स आपके लिए क्या हैं, एसेट्स हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये बाद में आपको पैसा देने वाले हैं। ओके फाइन बच्चों, फाइन। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, पहला कैपिटल, एसेट्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो कौन सा चीज़ है बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों। देखिए देखिए, लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटीज़ बच्चों, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों एक वर्ड में आप इसको समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे, क्या है कि जब कभी भी कहीं भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फाइन,
तो उस केस में हम लोग क्या 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 कहते हैं उसको, लायबिलिटी। जैसे बच्चों आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको एग्जाम्पल चाहिए होगा कि सर हमें एग्जाम्पल दे दीजिए कि हम लायबिलिटी कैसे समझें। फाइन, देखिए लायबिलिटी, आपको लायबिलिटीज़ को समझने के लिए आपको एक काम करना है, वो ये है कि आपका ये बिजनेस है और एक बिजनेस, हाँ आपका ये बिजनेस है, आप क्या कर रहे हैं, कानपुर से दूसरे की जगह से आप कानपुर से सामान मंगा रहे हैं। फाइन, आप दूसरे के यहाँ से क्या मंगा रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं। वो आपको गुड्स भेजता है, क्या भेजता है बच्चों, आपको गुड्स भेजता है और आप उसको क्या बोलते हैं कि मैं पेमेंट बाद में करूँगा। आप पेमेंट क्या करेंगे, बाद में करेंगे। तो जो आपको आप पेमेंट करना, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी दायित्व है, फाइन, ये आपका होगा फ्यूचर पेमेंट। आप कह रहे हैं कि हम फ्यूचर पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, और जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लायबिलिटी। क्या कहते हैं, लायबिलिटी। फाइन, तो क्या है कि आप सभी को अब लायबिलिटीज़, आप कहेंगे कि सर लायबिलिटी का जल्दी से बोल दीजिए, हम लोग इसको लिख ले रहे हैं, तो लिख लीजिए बच्चों। इट रिफर्स टू द अमाउंट which the firm owes to outsiders. It refers to the amount which the firm owes to outsiders. फाइन, इसका मतलब ये कि ऐसा कोई अमाउंट, ठीक है, जो आप आउटसाइडर से लेते हैं और आपको देना होता है। क्लियर है आप सभी को, होप आप सभी को बहुत समझ में आ रहा है। क्लियर है। आइए बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटी ख़त्म हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, और वो क्या है नेक्स्ट, कैपिटल और एसेट्स और लायबिलिटी के बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाता है। कैपिटल से आप स्टार्ट कर लिए बिजनेस, फिर उसके अंदर सभी चीज़ें हैं जो एसेट्स, लायबिलिटीज़। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अब आपको क्रेडिटर्स और डेटर्स समझना बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो आइए हम लोग अब समझने वाले हैं क्रेडिटर्स और डेटर्स। तो क्रेडिटर्स और डेटर आप हम लोग नेक्स्ट समझने वाले हैं। और देखिए बच्चों, ये है, अब हम लोग बात करेंगे क्रेडिटर्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों, क्रेडिटर्स की। देखिए क्रेडिटर्स क्या होता है, विद इन अ सेकेंड आप समझ जाएंगे। विद इन अ सेकेंड देखिए क्या है, ये आपकी बिजनेस है, फाइन, और आप कानपुर से आप बहुत सारा सामान मंगा रहे हैं। कहाँ से आप मंगा रहे हैं, कानपुर से। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपकी बिज़नेस है, आप साड़ी का बिज़नेस कर रहे हैं, साड़ी का बिज़नेस कर रहे हैं। तो साड़ी आप कानपुर से मंगाएं तो साड़ी आपके पास आ गया। फाइन, साड़ी आपके पास ये आ गया, पर आप उसको बोले हैं कि मैं फ्यूचर पेमेंट करूँगा। फ्यूचर पेमेंट आप करने के लिए बोले हैं। तो बच्चों यहाँ पे बता दूँ कि ये जो कानपुर में जो शॉप है, जो आपको साड़ी उधार पे दिया है, ये इसको आप बोलेंगे क्रेडिटर्स। मतलब बच्चों क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, जो हमें सामान उधार पे देता है, हम उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। जो हमें सामान उधार पे देता है, हम उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, जो हमें सामान उधार पे दे दे वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हो जाएगा। फाइन, समझ में आ रहा है। जैसे ये कानपुर वाला क्या है, हमारे लिए क्रेडिटर्स है। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट पे हमको सामान दिया है और हम इसको पैसा बाद में देंगे। क्लियर, आप सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रेडिटर्स के बाद डेटर्स की। तो सबसे पहले क्या है कि क्रेडिटर्स का आप सभी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप वो कहेंगे कि सर इसमें बता दीजिए कि इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स किसको कहते हैं। तो इसमें आपको मैं लिखा दे रहा हूँ क्रेडिटर्स का। फाइन, क्रेडिटर्स का भी आपको लिखा दिया जाएगा। क्रेडिटर से पहले आप एक काम करिए, डेटर्स भी समझ लीजिए इसी में। फाइन, चलिए आइए क्रेडिटर्स के लिए इतना जगह छोड़ देते हैं, डेटर्स हम लोग यहाँ समझते हैं। डेटर्स क्या है बच्चों, डेटर्स क्या है कि आप क्रेडिटर्स के बाद बच्चों आप डेटर्स में क्या करना है कि देखिए ये आपकी बिजनेस है। फाइन, आप बिजनेस साड़ी का कर रहे हैं, तब आपका एक दोस्त आता है आपके पास और क्या कहता है कि हमें सामान दे दो, हमसे पैसा बाद में ले लेना। आप इसको सामान उधार पे दे दिए, आप इसको सामान
उधार पे दे दिए और क्या हुआ, ये बोल रहा है आपसे कि पैसा हम तुमको बाद में देंगे। फाइन। तो जब आप किसी को उधार देते हैं तो जो उधार लेने वाला होता है वो आपके लिए डेटर्स होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? जब आप उधार लेते हैं तो जो आपको उधार देने वाला है वो क्या हो गया, जो आपको उधार देने वाला है वो क्रेडिटर्स हो गया, और जो आपसे उधार ले चुका है फाइन वो क्या हो गया, आपका डेटर्स हो गया। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो आपका दोस्त है आपसे साड़ी लिया है और आपसे क्या कह रहा है, हम पैसा आपको बाद में देंगे। फाइन। तो ये आपके लिए क्या हो गया, डेटर्स हो गया। होप बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्रेडिटर्स। अब आते हैं क्रेडिटर्स का डिफिनीशन लिखने। क्रेडिटर्स को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विस प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट। बच्चों आप नॉर्मल सिंपल सा लिख लीजिए। आप सिंपल सा क्या लिख सकते हैं कि सर्विसेज मतलब सर्विसेज जो आप उधार पे ले रहे हैं, या कोई गुड्स एंड सर्विस मतलब गुड्स आप परचेस कर रहे हैं उधार पे और आप पेमेंट उनको बाद में करेंगे। ठीक है, पेमेंट आप अभी नहीं किए हैं, पेमेंट आप क्या करेंगे, बाद में करेंगे। तो आप क्या कर लीजिए कि चलिए आइए आपको लिखवा ही देते हैं, सिंपल सा चीज़ है। आप इसमें ये लिख सकते हैं कि व्हेन दी पेमेंट हैज़ मेड इन फ्यूचर, व्हेन द पेमेंट हैज़ मेड इन फ्यूचर, जब आप पेमेंट फ्यूचर में करते हैं, पहला चीज़। और आप एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं, द पर्सन फ्रॉम whom goods have been purchased on credit, जो आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं। फाइन। द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं और उसको पैसा आप बाद में देने के लिए आप बोले हुए हैं, वो आपका क्रेडिटर्स हो गया। और डेटर्स में आप बहुत अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हैं, देखिए डेटर्स का मतलब ये होता है कि डेटर्स रिफर्स टू दोज पर्सन और फर्म टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिसको आप गुड्स बेचे रहते हैं। फाइन। तो आइए डेटर्स का भी आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ लिख लीजिए कि इट refers to those persons or firms to whom goods have been sold, फाइन। सोल्ड और सर्विसेज, आप किसी को सामान बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, और वो भी किस पे दे रहे हैं, जो सर्विस आप रेंडर्ड कर रहे हैं किस पे आप कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट। जब आप किसी को क्रेडिट पे सामान देते हैं और जो सामने वाला पर्सन होता है तो उस सामने वाले पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे, डेटर्स कहेंगे। क्लियर है आप सभी को? चलिए फाइन। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। रिफर्स टू दोज पर्सन और फर्म टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, एंड इसके आगे भी आप लिख सकते हैं पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। आज जो हम लोग 4 चीज़ें सीखे हैं, कैपिटल के बाद एसेट्स, लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं बच्चों, और वो क्या है, ड्राइंग्स।
ये बेसिक टर्म्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये अगर बेसिक टर्म्स नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम्स होगा। अगर ये सब चीज़ें आपकी क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। आइए बच्चों, जब देखिए क्या है कि ड्राइंग्स में क्या होता है, जब कभी भी आप अपने बिजनेस से कैश निकालते हैं या कोई भी गुड्स निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपका बहुत बड़ा साड़ी का दुकान है, ठीक है, आपका बहुत बड़ा साड़ी का दुकान है। आप क्या कर किए कि आपकी मम्मी का कॉल आया कि बेटा 2-4 साड़ी लेते आना, कहीं गिफ्ट देना है। तो देखिए बच्चों, जब आप 4 साड़ी अपने दुकान से लेकर जा रहे हैं तो ये पर्सनल यूज़ के लिए है कि आपको कहीं गिफ्ट देना है आपकी मम्मी को। फाइन। जो 4 साड़ी है वो मान लेते हैं कि 4000 की साड़ी है, चारों साड़ी। तो 4000 आपको अपने में क्या लिखना होगा कि आपने ड्राइंग्स किया है, 4000 का आपने गुड्स निकाला है। तो जो 4000 का आप गुड्स निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। तो जो आप 4000 का गुड्स निकाल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसको कहेंगे ड्राइंग्स। तो आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखेंगे? 4000 की ड्राइंग्स हुई है, ड्राइंग्स 4000, ठीक है। तो आइए इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश में लिख लीजिए कि ड्राइंग्स किसे कहते हैं। ओके फाइन। क्या कह सकते हैं आप थोड़ा सा सोचिए कि ड्राइंग्स को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोला कि ड्राइंग्स क्या होता है, जो आप अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ का मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो आपको होप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी नोट्स आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करिए, ठीक है। और हमें पता है कि आप चाह रहे हैं कि सर ड्राइंग्स का भी लिखा देते हैं तो बहुत सही होता। तो एकदम घबराइए मत, आपका ड्राइंग्स का भी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखवा दे रहे हैं। पर मैं आपको उससे पहले, लिखवाने से पहले बता दूं बच्चों कि ये जो आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे तरीके से करिए। फाइन। और आगे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको A to Z सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, ये आपका इतना सब कुछ हो गया। ड्राइंग्स भी आपको हम समझा दिए। ड्राइंग्स के बाद एक और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गया, सभी चीज़ें हो गया। चलिए आइए ड्राइंग्स के बारे में लिख लेते हैं बच्चों। एनी कैश, फाइन, कोई भी मान लीजिए आपको हम बताए थे कैश निकालिए या कोई भी वैल्यू का चीज़ निकालिए, ठीक है। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? निकालना, विड्रॉन, ठीक है। विड्रॉन बाय द ओनर, आप अपने बाय द ओनर, आप ओनर थे अपने साड़ी का, ठीक है। तो बाय द ओनर किसके लिए हम आपको बताए थे बच्चों? फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी आप निकालते हैं या आप पैसा निकालते हैं कि कहीं प्राइवेट पेमेंट करना होता है तो वो भी प्राइवेट पेमेंट भी किस में आ जाएगा? आपका ड्राइंग्स में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस से कैश निकाले, कैश निकाल कर आप पर्सनल यूज़ मतलब स्कूल की फ़ीस जमा कर दिए, ठीक है। अब आप अपने स्कूल की फ़ीस जमा कर दिए तो वो सब चीज़ें आपका क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा। ये ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको समझ में आ भी गया होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स में लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको आप टाइम टू टाइम रिवीज़न करिए और बस नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि कैसे जनरल एंट्री आप बनाएंगे। जनरल एंट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से रूल के साथ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ड्राइंग्स का मतलब यानी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और फॉर प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड और कॉल्ड ड्राइंग्स। फाइन बच्चों, चलिए इसी के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं और जो कुछ भी बाकी है आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया जाएगा। जैसे कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फाइन, चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ पे क्लासेस को ओवर करते हैं।
थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, और कैसा लगा आप इसको कमेंट करिए, और कमेंट के साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।